हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग काइनेमेटिक्स का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, मोशन इन 1 and 2 डायमेंशंस या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहा जाता है कुछ किताबों में। तो उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो ये काइनेमेटिक्स का ये पहला चैप्टर बुक में दिया हुआ है। वेक्टर इसके बाद में दिया था, लेकिन वेक्टर के बगैर ये चैप्टर पढ़ाना बच्चों संभव नहीं था, इसीलिए हम वेक्टर को पहले पढ़ाए। आप वेक्टर पहले पढ़ाए, वो अभी आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये निर्णय कितना सही है। बहरहाल फिर हम आपसे बच्चों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और लोगों को बताएं, अपने जान पहचान वालों को। और ये भी है, कुछ हेडिंग हो सकता आगे पीछे हो जाए, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ बुक में पहले दिया होगा, तो उसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आएगा, कोई हेडिंग तब पढ़ाया जाएगा जब उसका न्यूमेरिकल की बारी आए। तो अभी आगे उसको मोशन में अध्ययन करेंगे हम लोग। हाँ, हर कंसेप्ट कवर करते चलेंगे, एक अक्षर कहीं नहीं छोड़ेंगे। आईआईटी नीट लेवल तक, बोर्ड से लेकर आईआईटी नीट लेवल तक एक भी कंसेप्ट कहीं छोड़ना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं? काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं, चलिए यही शुरू करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में बच्चों वो काइन मतलब होता है गति, और मैटिक्स मतलब मैथ होता है। गति के दौरान जो मैथ प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। एक तो ये हुआ, गति के दौरान जो मैथ प्रयोग होता है उसे काइनेमेटिक्स कहते हैं। या एक और बात है कि गति के दौरान जो है, गति के दौरान गति के कारण को जानने के बगैर जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। मतलब गति किस कारण से हो रहा है। अरे गति तो फोर्स वगैरह लगाए होंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग फोर्स का अध्ययन बिल्कुल नहीं करेंगे। किस कारण से गति हो रहा है, वो कारण को जाने बगैर जब हम गति का अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स कहेंगे। ध्यान दें, तो ये चीज लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स व्हिच काज द मोशन, दैट इज नेचर ऑफ फोर्स। मतलब किस फोर्स के कारण वो गति कर रहा है, इस कारण को जाने बगैर हम जो मोशन का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। मतलब कोई वस्तु किस कारण से गति कर रहा है, इस कारण को जाने बगैर जब हम गति का अध्ययन करते हैं तो उसे काइनेमेटिक्स कहते हैं। हिंदी में डिफिनेशन हम बता चुके हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, हम लोग अगला हेडिंग लिखेंगे, मोशन इन 1, 2 and 3 डायमेंशंस। ये होते क्या है? तो बच्चों जो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, जब हम लोग किस तीनों निर्देशांकों में से किसी एक एक्सिस पर गति का अध्ययन करते हैं तो उसे 1 डायमेंशनल कहते हैं। तो जैसे यहां से कोई वस्तु हम जमीन पर गिरा दें तो ये 1 डायमेंशनल हो गया। या कोई कार है जो सीधी रेखा पे सड़क पर चल रही, सीधी सड़क पर कोई कार है जो सीधी सड़क पर स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो ये मोशन इन 1 डायमेंशनल हो गया। हाँ, यदि कोई वस्तु तीनों निर्देशांकों में से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में से किन्हीं 2 एक्सिस में गति कर रहा है तो वहां पे 2 डायमेंशनल होता है, द्विविमीय गति कहा जाता है हिंदी में। तो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, या आप क्रिकेट खिलाड़ी जो है गेंद को 6 रन के लिए जो मारते हैं, तो उसके अध्ययन के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की जरूरत पड़ती है। तो वहां बच्चों जो है मोशन होता है 2 डायमेंशनल होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन उसका जो है उदाहरण है 2 डायमेंशनल का, जिसे हम आगे चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और जब हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में मोशन का अध्ययन करते हैं तो वहां पे होता है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन का
एग्जाम्पल फिजिक्स में तो कम, लेकिन केमिस्ट्री में इसका ज्यादा मिलता है। मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस के अणु एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में जो है वो गति करते हैं। तो गैस के अणुओं की गति जो है वो 3 डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। तो हम समझते हैं, हिंदी में ये मतलब आप समझ चुके होंगे, आप इंग्लिश में डिफिनेशन देखें। जैसे मैं यहां लिखा हूं, मोशन इन 1 डायमेंशनल, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज said to be 1 dimensional when one of the 3 coordinates specifying the position of the object changing with time. मतलब किसी एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो गति का अध्ययन किया जाएगा डिफिनिट समय में, वो आपका क्या कहलाता है? 1 डायमेंशनल कहलाता है। एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी तो जो वस्तु जो है गुरुत्व के अंतर्गत फ्री रूप से इसे छोड़ दिया जाए तो ये जो गति करता है सीधी रेखा में, ये आपका क्या कहलाएगा? 1 डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, ये परिभाषा ये हो गया बच्चों। अब मोशन इन 2 डायमेंशनल, तो डिफिनेशन में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल, यहां लिख दीजिए 2 डायमेंशनल when 2 of the 3 coordinates specifying the position of the object changing with time, मतलब समय के साथ चेंजिंग होता है। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल बच्चों यहां बदल जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन या प्लैनेट्स जो गति करते हैं उसका भी आगे अध्ययन किया जाएगा। वो सब 2 डायमेंशनल के अंतर्गत आते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों ये होता है, जैसे कोई गेंद आप फेंक दिए इस टाइप से, तो यहाँ पे कोई गेंद है, तो इसका अध्ययन करने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों की डायरेक्शन की, दोनों की यहाँ जरूरत पड़ता है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये 2 डायमेंशनल कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगला है बच्चों मोशन इन 3 डायमेंशन। बस डिफिनीशन यहां देख लीजिए, फिर आगे होता रहेगा। मोशन इन 3 डायमेंशन में बच्चों यहां 3 कर देंगे। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल when यहां केवल लिखना ऑल, बस खत्म। when all the 3 coordinates specifying the position of the object changing with time। तो मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो गैस के अणुओं की गति बच्चों होती है वो 3 डायमेंशनल कहलाती है, या 3D कहा जाता है। आप 3D पिक्चर वगैरह की बात सुने होंगे या शायद देखे भी हों, तो वो सब 3 डायमेंशनल कहलाता है। तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे सम डिफिनिशंस रिलेटिंग टू मोशन। मोशन में कौन मोशन? 1 डायमेंशनल मोशन। तो उसके सम डिफिनीशन का हमको विस्तृत गहराई से अध्ययन करना होगा। वो कंसेप्ट अधूरा रहेगा तो हमें प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो बच्चों डिस्टेंस किसे कहते हैं सब लोग जानते होंगे। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और इसी भाषा में कोई डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा दे तो ये भी संभव है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई पथ की लंबाई को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन जिस निश्चित डायरेक्शन दिशा लगाना पड़ेगा, या
डिस्प्लेसमेंट की एक और परिभाषा हो सकती है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की सीधी अथवा न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये तो रही डिफिनीशन बच्चों हिंदी में। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन डिफिनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। बच्चों डिफिनीशन बहुत ही सुंदर है। निश्चित टाइम इंटरवल, यहां देखिए डिफिनिट टाइम इंटरवल। डिफिनिट टाइम इंटरवल मतलब अब आपको यहां से कहीं जाना है, लखनऊ जाना है, तो आप क्या आप जिंदगी भर चलते जाओगे? कभी पहुंचोगे ही नहीं। उसका फिर भी एक निश्चित समय होता है, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा। अब ऐसा भी तो नहीं है 24 साल में पहुंचो वहां तक, यहां से लखनऊ, ये भी तो ठीक नहीं है। तो एक लगभग डिफिनिट वो परिभाषित टाइम इंटरवल हो, उसमें जो है आप जितनी दूरी तय करते हो वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। अभी दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं, बहुत क्वालिटी है, गहराई इसमें। डिस्प्लेसमेंट बच्चों द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में डिफिनेशन भी बहुत सुंदर है। तो बच्चों ये दोनों डिफिनेशन है, तो ध्यान दें, इसका भी यूनिट मीटर होता है, इसका भी यूनिट मीटर होता है। और डिस्टेंस जैसे यहां देखें, जैसे ए से बी तक है, ए से बी तक ये एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो डिस्टेंस तीनों है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस पहला वाला भी है, डिस्टेंस दूसरा वाला भी है, डिस्टेंस तीसरा वाला भी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल ये है 1 2 3। तो डिस्प्लेसमेंट केवल 1 वाला पाथ है। डिस्प्लेसमेंट केवल 1 वाला पाथ है, और 2 और 3 पाथ क्या है? ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस है, ध्यान दें। सॉरी, डिस्टेंस तो सभी है, 1 2 3 डिस्टेंस तो सभी है, 1 2 3 सभी डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल 1 वाला। तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट हो। मतलब एवरी डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, बट एवरी डिस्टेंस इज नॉट कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब एवरी क्या डिस्टेंस is not called displacement, but every displacement is called distance। तो ये कहना है यहाँ पे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो सीधी रेखा होती है वो कहलाता है। इसी डिफिनेशन द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फिक्स डायरेक्शन इन डिफरेंट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट। इसकी परिभाषा एक और यहाँ इसी में भी दिया जा सकता है। द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फिक्स्ड डायरेक्शन इन डिफरेंट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ये ध्यान देना है बच्चों। तो आप इतना उतार लीजिए, फिर इसके संबंध में और गहरा कंसेप्ट हम आपको यहां दिखा रहे हैं। अभी उतारिए। तो हाँ विद्यार्थी देखें, अगला हेडिंग नहीं है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के संबंध में जो जानकारी है, कहाँ कहाँ वो डिफरेंस होता है, कैसे होता है, हर पॉइंट को हम आपको समझाएंगे। इसमें 5-6 पॉइंट बताएंगे जो कि बहुत कीमती है। तो यहाँ लिखा हेडिंग के तौर पे मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान दें, डिस्टेंस मतलब दूरी। डिस्टेंस डिपेंड्स निर्भर करता है ऑन द पाथ। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंस ऑफ द पाथ। मतलब डिस्टेंस जो है पाथ पर निर्भर करता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पर निर्भर नहीं करता। उसका तो केवल एक ही पाथ होता है, बट
डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस जो है पाथ पर निर्भर करता है। डिस्टेंस हमेशा बदलता रहता है। दो बिंदुओं के बीच एक डिस्टेंस ये हो गया, एक डिस्टेंस ये हो गया, एक डिस्टेंस ये हो गया, एक डिस्टेंस ये हो गया। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ पर निर्भर नहीं करता, उसका केवल एक ही पाथ है, उसका केवल एक ही पाथ है और वो ये है। तो जाहिर है कि पाथ पर निर्भर नहीं करता। जब एक तय पाथ है तो निर्भर क्या करेगा, जब बदल नहीं गया। फिर क्लियर करें, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बट डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही निर्भर करता है, बस यही एक रास्ता। और डिस्टेंस ए से बी तक जाना, यहां से लखनऊ जाना है, पता नहीं कितने रास्ते हो सकते हैं। तो पता नहीं कितने रास्ते हो सकते हैं, तो सभी क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन सीधी रेखा जो ये होगी वो केवल एक होगी। तो जाहिर है वो पाथ पर निर्भर नहीं करता, एक सीधी फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर ही निर्भर करता है। कौन, डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉइंट सब आप नोट जरूर बनाते चलें बच्चों। हमने बहुत अच्छे चीज कलेक्ट किए हैं आपके लिए और बहुत ही अच्छा वर्क होगा जेईई नीट के लिए। और हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे आप अवश्य उतारते चलें। दूसरा पॉइंट देखें बच्चों, बहुत ही कीमती चीज है। फॉर ए मूविंग बॉडी, एक गतिशील वस्तु के लिए डिस्टेंस कैन नॉट हैव जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो या निगेटिव नहीं होता। फॉर ए मूविंग बॉडी के लिए, कोई गतिशील वस्तु के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी, डिस्टेंस ना तो कभी जीरो होता है, हम 0 किलोमीटर तय किए, ये गलत बात है, ये संभव नहीं है। हम ऋणात्मक दूरी तय किए, ये भी सही, ये भी नहीं संभव है। खाना ऋणात्मक खाया, तो ये सब नहीं होता है। या दूरी आप तय किए हैं वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, दूरी आप तय किए हैं वो 0 नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ऋणात्मक भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट धनात्मक भी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, ये यहां आप देखें। पहला पॉइंट मैं हटा रहा हूं यहां से, देखो जैसे ये है डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहां डिस्प्लेसमेंट, यहां कहा जाता है 2 मीटर चले तो 2i कैप माना जाएगा, 2i कैप, ये प्लस में माना जाता है। अगर आप इधर चले गए तो ये 2 मीटर तो -2i कैप आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऋणात्मक हुआ कि नहीं, लेकिन दूरी नहीं, दूरी तो टोटल यहां से यहां तक लिया जाएगा आपका। डिस्प्लेसमेंट 0, देखो डिस्टेंस, जैसे एक पत्थर यहां फेंके जमीन से, यहां तक गया फिर लौट के आया, दूरी अगर ये 10 मीटर गया है तो दूरी तो हो गया कितना, डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट जहां से चला था फिर वहीं आ गया उसी बिंदु पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों क्या, 0। तो हम समझते हैं आपको ये लाइन एकदम क्लियर हो गया होगा। फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट हैव 0 और नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जैसे दर्शाया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। जैसे कोई वस्तु को हम जमीन से उछाल दें फिर वस्तु आके जमीन पे गिर जाए तो डिस्टेंस तो 2 गुना हो जाएगा, जितना गया उतना आया। पर डिस्प्लेसमेंट जहां से गया था फिर वहीं पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमें लगता है ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत जरूरी पॉइंट सब इकट्ठा किए हैं बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप नोट बनाते चलें, आपके बहुत हित में रहेगा। तीसरा पॉइंट देखें क्या लिखा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस आर पॉसिबल बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट बिकॉज इनफाइनाइट पाथ आर पॉसिबल बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट। मतलब ये है, ये आपका लखनऊ है, ये आपका मुंबई है, समझ ले। तो यहां से यहां तक
जाने के लिए अनंत रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? अनंत रास्ते संभव है। पता नहीं कितने रास्ते संभव, अनंत रास्ते संभव है। तो वही कह रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंसेज आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। दो फिक्स पॉइंट के बीच अनंत डिस्टेंस संभव है। बिकॉज, ऐसा संभव क्यों है? क्योंकि बिकॉज इनफाइनाइट पाथ आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स, क्योंकि अनंत रास्ते बनाए जा सकते हैं दो फिक्स पॉइंट के लिए, अनंत रास्ते बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इनफाइनाइट डिस्टेंस भी क्या है? पॉसिबल है। तो आप पॉइंट क्लियर करते चले, पॉइंट लिखते चले और मतलब को भी हमारे साथ समझते चले। आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर 3 पॉइंट और हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसे विधिवत समझें और क्लियर करें। और देखें, कह रहा ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। तो एकदम ठीक बात है। दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच जो है केवल सिंगल वैल्यू पॉसिबल, केवल एक ही रेखा मिलेगी जो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। यही बात यहां कहा गया, ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। देखें बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है। तो जेईई नीट में कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं होता, वो कंसेप्टुअल होता है। तो कंसेप्टुअल में बहुत बारीकी से अध्ययन करना होता है। थोड़ी सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। इससे बचने के लिए हर पॉइंट पे बहुत गौर करने की जरूरत है। तो कह रहा हूं ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। दो फिक्स पॉइंट के बीच केवल सिंगल वैल्यू ही डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है? पॉसिबल है। ध्यान दे, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। और देखें, और फिर कह रहा है बच्चों, इफ मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन देन। अरे भाई, कोई वस्तु ऐसी सीधी रेखा में जा रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किए, बताओ, देन क्या होगा? डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा? बराबर होगा। तब जो है डिस्टेंस, देखो यहां कितनी अच्छी लाइन, तब डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट बच्चों इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिसे आप कह देंगे 5 मीटर गया तो 5i कैप कहा जाएगा। ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। 5i कैप क्या हुआ? डिस्प्लेस। इसीलिए हम वेक्टर पढ़ाए हैं आपको। ये 5i कैप ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर लगाने पर वो क्या हो जाता है? वेक्टर हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 5 है। डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर है। ये डिस्टेंस हो गया। वही तो यहां लिखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √5 का वर्ग कितना आएगा? 25 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। तो डिस्टेंस आपका 5 आया, ये 5 हो गया, और उसका मैग्नीट्यूड भी 5 ही है। जब एक ही सीधी रेखा में चल रहा है तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है डिस्टेंस के क्या होगा? बराबर होगा। ये आगे लिखा भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं वेक्टर इसलिए पढ़ाया हूं ताकि आप हर पॉइंट को क्लियर कर सकें। फिर मैं कह रहा हूं क्लियर करें, इफ मोशन is in straight line without change in direction, then distance is equal to mod displacement, या जो आता है वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही किसके बराबर होता है? डिस्टेंस के बराबर होता है। जैसे ये डिस्टेंस है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 5 मीटर, वही डिस्टेंस हो जाएगा हमारा। तो ये भी आपको ध्यान देना। मतलब ये आप नहीं कह सकते सीधी रेखा पर चलने पर डिस्टेंस नहीं होता है। डिस्टेंस 5 मीटर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना? 5i कैप है। ये ध्यान देना है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर अगला और लास्ट पॉइंट हम लोग बच्चों अध्ययन करेंगे इसका लास्ट पॉइंट ध्यान दें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल और लेस देन।
मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वाली ये वाला पथ देखें, जैसे ये पथ लिए आप, ये पथ लिए ए और बी बिंदुओं के बीच में, तो वो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल और लेस देन क्या हो सकता है, डिस्टेंस के हो सकता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है। जैसे सीधी रेखा में चला गया, तो सीधी रेखा में चला गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समझ रहे ना, तो सीधी रेखा में चला गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेस, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आप सीधी रेखा में जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। अब अगर आप इस रेखा में जा रहे हो तब क्या होगा, अगर आप इस रेखा में जा रहे हो तो अब यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लेस देन डिस्टेंस के हो जाएगा, यहां बराबर था, यहां छोटा था। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्टेंस छोटा हो जाए, डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए, ये चीज संभव नहीं है। तो वही आगे कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल मतलब इस केस में, लेस इस केस में। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस से कम है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता, ये नेवर ग्रेटर देन क्या, डिस्टेंस। ध्यान दें, नेवर ग्रेटर देन क्या, डिस्टेंस। मतलब कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मान डिस्टेंस से ज्यादा संभव नहीं है। तो ये रहा बच्चों, तो आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का गहरा कंसेप्ट बच्चों अध्ययन किए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सफाई से अध्ययन कर लें। कल हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर आपके लिए न्यूमेरिकल हल करेंगे। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।